जी, आज हम डिस्कशन करेंगे कि ऐसे अकाउंट्स जो कि ऑलरेडी मतलब उन पर सेलिंग हो रही होती है, लेकिन कोई ना कोई वेरिफिकेशन का प्रोसीजर जब स्टार्ट होता है, तो हम अगर वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते, तो उस केस में हमें क्या करना होता है। सो देखें, इसमें दो तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। एक वो केस होता है जब अकाउंट अभी क्रिएट नहीं हुआ होता और जस्ट वेरीफाई हुए बगैर ही डीएक्टिवेट हो जाता है, या बिल्कुल जैसे ही क्रिएशन होती है वैसे ही डीएक्टिवेट हो जाता है। एक ये सिनेरियो है, और एक ये सिनेरियो है कि अकाउंट क्रिएट हो जाता है, हम सेलिंग भी शुरू कर देते हैं, एक खास टाइम पीरियड गुजरने के बाद दोबारा से वेरिफिकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है और फिर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि हम वो वेरिफिकेशन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उसी तरह का एक अकाउंट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ज्यादातर ये यूएस की मार्केट में प्रॉब्लम नहीं आता, यूके की मार्केट में ये बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ रहे होते हैं, जिसमें लाइक आप समझ लो कि मतलब अमेज़न कुछ टाइम पीरियड के बाद सबसे पहले बिल माँगता है, फिर उसके बाद दोबारा से बैंक स्टेटमेंट या बैंक का सर्टिफाइड लेटर या कोई भी चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया होता है कि अकाउंट डायरेक्ट एलटीडी पर बनाए होते हैं, यानी कि लिमिटेड कंपनीज़ पर डायरेक्ट अकाउंट लॉगिन किए होते हैं। तो एड्रेस अमेज़न के पास वो लिमिटेड कंपनी का होता है, और अमेज़न को फिर जो बिल चाहिए होता है वो भी उसी कंपनी के नाम का और एड्रेस का चाहिए होता है, और सेम एड्रेस पर उसे बैंक का सर्टिफाइड लेटर या कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें प्रोवाइड करना मुश्किल होती हैं, लेकिन हो जाती हैं। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं होता, तजुर्बा नहीं होता, या फिर आप समझो कि उन्हें टेक्निकल चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो वो सारे जो हैं लोग अकाउंट को डीएक्टिवेट करवा बैठते हैं। क्योंकि अमेज़न जब वेरिफिकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं ना, डॉक्यूमेंट बार-बार कह रहा होता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करो, डॉक्यूमेंट अपलोड करो। तो उस सिनेरियो में ज़्यादातर केसेज़ में ये होता है कि अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है विदिन 60 डेज़, अगर हम अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली आपको अगर अमेज़न वेरिफिकेशन प्रोसेस आपके साथ स्टार्ट करता है, तो उसको ऑब्वियसली कंप्लीट करने के लिए आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। अब डॉक्यूमेंट्स आप सोचेंगे कि कहाँ से आएँगे? तो बहुत सारी पेड वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे सप्लायर्स हैं ऐसे जो कि आपको अम, इवन अगर आप वहाँ के फिज़िकल बैंक की स्टेटमेंट भी जाओ ना, तो वो भी आपको बना कर दे देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इट्स नॉट अ बिग डील कि आप मतलब वो नहीं बनवा सकते, ये बिल नहीं बनवा सकते, बैंक स्टेटमेंट नहीं बनवा सकते या कुछ नहीं बनवा सकते, सब कुछ बन जाता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है? तो मैं बस अकाउंट आपके साथ शेयर करती हूँ और हम उस अकाउंट को देखते हैं। उस अकाउंट में भी पर्सनल वेरिफिकेशन का इश्यू था। मैं देखती हूँ अगर उसकी एक्सेस अभी भी है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो इशू रिज़ॉल्व हो गया था। 2 तरह के सिनेरियोज़ दिखाऊँगी, एक सिनेरियो वो दिखाऊँगी जिसमें अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। अच्छा, हाँ, ये डीएक्टिवेटेड ही मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये अकाउंट है। अब देखो, वेरिफ़िकेशन के लिए अमेज़न जो है, सबसे पहले तो आपको ये बताती चलूँ कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अमेज़न के अकाउंट को क्रिएट करते हुए, और किस तरह से हो सकता है। अकाउंट 2 तरह से क्रिएट हो सकता है। एक तरीका ये है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे अकाउंट क्रिएट हो। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जब अकाउंट क्रिएट होगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको पर्सनल आइडेंटिटी के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी कार्ड वगैरह चाहिए होता है, और उसके साथ आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो, जो भी उनके अकाउंट्स वगैरह होते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो मुनाफा अकाउंट हो, कोई भी हो, मतलब इस तरह के, या बिज़नेस अकाउंट हो, वो उसकी स्टेटमेंट लगा देते हैं। उस केस में भी लोग कहते हैं अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा, वेरीफाई नहीं हो रहा। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपने पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगानी है। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट का मतलब कि एक तो आपका अकाउंट करंट हो, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आपके नाम पर हो, आपके बिज़नेस के नाम की नहीं चलेगी।
ठीक है। और सेकंड थिंग के अकाउंट जो दूसरी तरह से क्रिएट होता है उसमें क्या होता है कि लाइक अकाउंट क्रिएशन में एलएलसी या एलटीडी पर डायरेक्ट अकाउंट खोला जाता है। उसमें ज्यादातर बिल्स के इशू आते हैं कि जब यूटिलिटी बिल अमेज़न उस एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए मांगता है तो प्रॉब्लम आते हैं। और कुछ केसेस में इस तरह से होता है कि आपकी कंपनी पर आपका अकाउंट बना हुआ होता है, लेकिन एलटीडी पर अकाउंट बनने के बाद अमेज़न आपकी पर्सनल वेरिफिकेशन चाह रहा होता है। तो बहुत सारे लोग एक मिस्टेक ये भी करते हैं कि रेज़िडेंशियल एड्रेस में पाकिस्तानी एड्रेस डालने की बजाय वो यूके का वही एड्रेस जो उन्होंने परचेज़ किया होता है वो डाल देते हैं। फिर उस केस में वो लोग फँस जाते हैं कि अब बिल कैसे या जो अमेज़न लेटर वग़ैरह माँग रहा है वो कैसे प्रोवाइड करें। तो उसमें भी ये होता है कि आप पेड सर्विसेज़ ले लें। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बैंक स्टेटमेंट्स और मतलब ये जो बिल वगैरह बनाकर देने की सर्विसेज हैं वो आपको पैसे लेकर दे रही होती हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये अकाउंट दिखाती हूँ। ये अकाउंट एलटीडी बेस्ड है और ये एलटीडी की इंफॉर्मेशन पे बना था और इसकी मैं आपको थॉरली सारी हिस्ट्री दिखाती हूँ यहाँ पर। अकाउंट जब क्रिएट किया गया था तो अमेज़न ने एक दोबारा से वेरिफिकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट किया था और उन्होंने कहा था कि वी नीड सम एडिशनल डॉक्यूमेंट टू कंटिन्यू विद योर अकाउंट वेरिफिकेशन और विद इन 60 डेज प्लीज अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, अदरवाइज हम आपकी सेलिंग प्रिविलेजेस को सस्पेंड कर देंगे। एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट यू प्रोवाइडेड वाज एड्रेस टू अ बिजनेस। अब ये पर्सन भी वही गलती कर रहे थे कि ये बिजनेस की स्टेटमेंट लगा रहे थे, इनसे अमेज़न पर्सनल बैंक स्टेटमेंट मांग रहा था। ठीक है, अब फर्दर हम मूव करते हैं, फर्दर इसका देखते हैं। अच्छा, ये उन्होंने कोई सेकेंडरी यूजर ऐड किया था, ये उसकी कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा था अमेज़न। हाँ जी, अब यहाँ पर देखें, स्कैन्ड कॉपी ऑफ सर्टिफाइड बैंक लेटर चाहिए अमेज़न को, प्राइमरी कॉन्टेक्ट पर्सन का। और उसका क्राइटेरिया क्या है कि वो विद इन 180 डेज होनी चाहिए। बाद लोग ये भी गलती करते हैं कि बहुत पुरानी स्टेटमेंट जो भी अवेलेबल होती है उसे ही लगाना शुरू कर देते हैं, या फिर स्टेटमेंट तो होती है लेकिन उन्होंने ऑनलाइन निकाली होती है, उस पे साइन या स्टैंप नहीं होती बैंक की। और बहुत सारे केसेस में बैंक का नेम, एड्रेस या लोगो वगैरह उस पर नहीं होता। और लास्ट थिंग कि आपने मेक श्योर करना है कि अकाउंट होल्डर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस और बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें उस बैंक सर्टिफाइड लेटर पे लाजमी मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज अमेज़न ने रिक्वायर की। उसके बाद देखें, ये अमेज़न इसी तरह से मांगता गया। उन्होंने, अच्छा इसको अभी छोड़ देते हैं 1 अक्टूबर वाले को, अभी हम थोड़ा नीचे ही रहते हैं। अच्छा, ये है, वी आर कॉन्टेक्टिंग यू एज वी नीड सम एडिशनल डॉक्यूमेंट टू कंटिन्यू योर अकाउंट वेरिफिकेशन। वो कहते हैं 60 डेज हैं आपके पास। हाँ, जब हमने कांटेक्ट किया आपसे, और इस 60 डेज के अंदर अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, फेलियर टू प्रोवाइड दिस ऑन टाइम विल लेट योर डिस्पर्समेंट बीइंग डिसअलाउड अंटिल वेरिफिकेशन हैज कंप्लीटेड। जब तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपकी डिस्पर्समेंट भी नहीं होगी। ठीक है, और अमेज़न को क्या चाहिए, अब यहाँ पर यूटिलिटी बिल चाहिए। ठीक है, और वो एक्सेप्ट हो गया सर्टिफाइड लेटर, उसके बाद उन्होंने यूटिलिटी बिल मांगा। अब यूटिलिटी बिल में वो क्या कह रहे हैं कि इंडिविजुअल का नेम होना चाहिए, रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए, प्लस लोगो भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट 180 डेज होना चाहिए और पीडीएफ में होना चाहिए, स्क्रीनशॉट नहीं, मतलब अलाउ नहीं है सबमिट करवाना। अच्छा, 20 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर, जी, यहाँ पर अमेज़न ने कहा है कि आप अपना करंट स्टेटस ऑफ बिज़नेस जो है वो क्लैरिफाई करो। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद बैक जाते हैं। इनकी इन्होंने जब तक ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट किया ना, देखो 2021 से स्टार्ट किया, 2022 यकम अक्टूबर को इनका इशू जो है ना, वो हमने फिर इसका वो सारी चीजें जो है वो सबमिट करवाई, ओके हो गई। अब 5 अक्टूबर को ये मसला आ गया कि इनकी जो लिमिटेड कंपनी थी वो एक्सपायर हो गई। अब वो अमेज़न पूछ रहा है कि रीजन बताओ कि आपका बिजनेस क्यों स्ट्राइक ऑफ स्टेटस में है। ठीक है, स्ट्राइक ऑफ का मतलब ये होता है कि आपने एलटीडी की रीन्यूअल फी पे नहीं की। फिर अमेज़न ने दोबारा मैसेज किया 21 को, क्योंकि वो इनकी पर्सनल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए थे, सारा कुछ ओके हो गया था, अकाउंट बिल्कुल ठीक था। फिर उन्होंने कहा कि आपका स्ट्राइक ऑफ स्टेटस क्यों है।
इन्होंने इनको बार बार मैसेजेस किए गए, बताया गया, लेकिन पता नहीं इन्होंने रीन्यू नहीं करवानी थी या क्या था। फिर अमेजोन ने कहा आप अपने करंट स्टेटस ऑफ बिजनेस को क्लैरिफाई करो, और फाइनली आई थिंक सो 8 दिसंबर को इनका फिर आया कि आप करंट स्टेटस बिजनेस का बताओ। क्योंकि जब एलटीडी डिसॉल्व हो जाए ना, तो फिर हम पॉसिबल नहीं होता। वो कहते हैं आपने वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सके आप, और जो रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन है वो वही थी इनकी कि क्लैरिफाई करें व्हाई द बिजनेस इज इन स्ट्राइक ऑफ। तो वो कहते हैं कि इस वजह से आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गया है। और अब इसमें यही है कि जब एलटीडी खत्म हो जाए तो अकाउंट का डाटा वॉश होता है, और उसके बाद आप दोबारा से न्यू अकाउंट बना सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर फिर दोबारा उन्होंने ये लिख दिया। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आपको इसकी स्मॉल कॉम्प्लेक्सिटीज का नहीं पता होगा, देखो जो इनकी पर्सनल वेरिफिकेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन इनका फिर बाद में जब इनको हैंडओवर किया गया अकाउंट, तो इन्होंने मतलब सेलिंग करने में फिर दोबारा मतलब लेट किया, और इन्होंने गौर नहीं किया कि परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस क्या आ रहे हैं इनको। और जब तक इन्होंने ओपन करके अकाउंट देखा तब तक अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका था। अब इस अकाउंट का सोल्यूशन ये है कि क्योंकि देखिए अगर एलटीडी इनकी एक्टिव होती ना, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, फिर इनका अकाउंट एक्टिव था, और मतलब हमारे एंड से ये क्लियर हो चुका था। तो कहने का मकसद ये है कि जब इस तरह से एलटीडी में प्रॉब्लम आ जाए और एलटीडी एक्सपायर हो जाए और डिसॉल्व ना हो सके, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो हेल्प का बटन है, इस हेल्प के बटन पर आपने क्लिक करके ना केस लॉग ओपन करना है। और केस लॉग में हम ना इशू अपना बताएंगे, केस लॉग ओपन करेंगे, और जो हमारे सस्पेंडेड अकाउंट का स्टेटस है उसको हम थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे अमेजोन से। योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अकाउंट हेल्थ पर क्लिक करना है, रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सिलेक्ट इशू करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रीएक्टिवेट योर अकाउंट इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर सबमिशन का बटन खत्म हो चुका है, सिर्फ रीएक्टिवेट योर अकाउंट आ रहा है। दैट इज शोइंग कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू रीइंस्टेट दिस अकाउंट एट दिस स्टेज, क्योंकि ऑब्वियसली सारे ऑप्शंस अमेजोन ने इनके खत्म कर दिए हैं, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो इस केस में अब आप ये कर सकते हो कि आप एक केस लॉग ओपन करो, अगर केस लॉग ओपन करने का वो ऑप्शन आपको देता है। अगर वो नहीं देता तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास एक ही इसमें ये होता है, अमेजोन खुद यही कहेगा आपको कि आप अब इस अकाउंट को क्लोज कर दें, यानी कि इसका डाटा वॉश कर दें और इसको खत्म कर दें इस अकाउंट को, और फिर आप सेम इंफॉर्मेशन पे एक नई एलटीडी पर एक अकाउंट खोल लें। तो जब एलटीडी एक्सपायर हो जाए तो उस टाइम पे अमेजोन खुद से कहता है कि आप अपना अकाउंट खत्म करें, और खत्म करके आप दोबारा से एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है, तो अकाउंट पर कोई भी सेलिंग नहीं हुई, बस अकाउंट क्रिएट हुआ, उसके बाद इस पर वर्किंग हुई, मतलब वेरिफिकेशन में चला गया। वेरिफिकेशन इसकी जब कंप्लीट हुई, क्योंकि हमारे पास जब आया था तो इसकी सिर्फ उन्हें बैंक स्टेटमेंट चाहिए थी उस टाइम पर, तो वो हमने ओके करवा दी। उसके कुछ दिनों के बाद इनकी एलटीडी एक्सपायर हो गई, तो एलटीडी में फिर उसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। तो ये पूरा प्रोसीजर है। देखें वेरिफिकेशन मतलब बहुत मुश्किल नहीं होती, इजीली मतलब आप इसमें वो क्रिएट कर सकते हैं, बिल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑब्वियसली वही है कि एक तो बिल आप जो भी लें वो परचेज करें, क्योंकि फिर ही वो वेरिफिकेशन वगैरह भी करवा कर देते हैं। और इवन बैंक स्टेटमेंट या कोई इस तरह से जब देखो वेरिफिकेशन वाला केस आता है ना, तो हमेशा आप सारी चीजों को आपने गौर करना होता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, सेटिंग्स में जाके अकाउंट इन्फो पर जाओगे, और यहाँ से आपने अकाउंट की सारी डिटेल्स को देखना है। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वेरीफाई एटलीस्ट वन बैंक स्टेटमेंट। तो मतलब अगर वो कहते हैं कि अगर आप अपनी डिस्बर्समेंट करवाना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, पैसे नहीं है। अब इसमें आप ना मतलब अपनी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, बिजनेस एड्रेस और डिस्प्ले नेम
और जो चार्ज मेथड ये वो लगे हुए हैं, सारी चीजों को आपने गौर से देखना है। और देखने के बाद आपने डिसाइड करना है कि क्या क्या एड्रेस इसमें डले हुए हैं, रेजिडेंशियल कौन सा डला हुआ है, बिजनेस कौन सा डला हुआ है। ये सारी चीजें आप क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वो आपको सारा स्टेटस क्लियर करेगा। फिर उसके मुताबिक देखना है कि अमेजोन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूछे कि कौन सा एक्चुअली डॉक्यूमेंट अमेजोन को रिक्वायर्ड है। फिर जो डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करवाते हैं, देन इट विल बी रियली इजी कि आपका अकाउंट फौरी तौर पे एक्टिवेट हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि टीम सम टाइम आपको नहीं भी गाइड कर पाती जब आप कॉल करते हो। तो उसमें ये होता है कि वो कंसर्निंग टीम पर को जाकर आपका केस लॉग ओपन कर देती है। मैं आपको यहाँ पर इसके केस लॉग्स दिखा सकती हूँ जो कि हमने ओपन भी किए थे और कॉल्स वगैरह भी की थी। वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा मेथड पता चल जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पर जो केस लॉग ओपन हुआ है वो ट्रांसफर हो गया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो आंसर्ड है। अगर मैं इनको यहाँ पर देखूं इसके स्टेटस को, तो आप देखें वो एटलीस्ट आपके लिए केस लॉग जरूर ओपन कर देंगे जब कॉल करेंगे ना। तो वो एटलीस्ट ये देखो ट्रांसफर और एज ईमेल कांटेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये उन्होंने जो है वो इस तरह से फॉरवर्ड किया हुआ है केस। अच्छा, इसके अलावा हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, वो इस तरह से आपको टोटली असिस्ट कर देते हैं। और इंटरनल वेरिफिकेशन टीम है ये, उन्होंने एक नोटिफिकेशन के लिए वो भेज दिया, लिंक भेज दिया। फिर उसके बाद वो मतलब सारा आपको थॉरली इसमें गाइड कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा भी अगर केसेस को लाइक ओपन करेंगे और डिटेल में उनसे डिस्कशन करेंगे तो आपको एटलीस्ट पॉइंट पता चल जाएगा। अब इनका सर्टिफाइड बैंक लेटर इस वजह से एक्सेप्ट नहीं हो रहा था क्योंकि ये सेविंग अकाउंट उसके साथ अटैच करते थे और उस पे करंट बैंक अकाउंट की बजाय जो है वो मुनाफा अकाउंट कुछ ऐसे करके बिजनेस अकाउंट आ रहा था। तो अमेजोन तो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस वेरीफाई करना चाह रहा था ना, वो बिजनेस एड्रेस एक तरह से कंसीडर हो रहा था क्योंकि अकाउंट बैंक अकाउंट जो है वो कारोबारी कोई अकाउंट था, मुनाफा अकाउंट था कोई। तो बस ये एक रूट कॉज हमने पकड़ी थी और फौरी तौर पे जैसे ही वो सबमिशन करवाई तो अकाउंट रीएक्टिवेट हो गया था। ठीक है, तो अब आपका यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस तो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। जी मैम, कल ना मैं इंशाल्लाह फिर आपको ना